मूल्य भात हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यह सभ्यता भारत ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रही, जो इतिहास के आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आद्य इतिहास काल। ठीक है, आद्य इतिहास काल से तात्पर्य है इतिहास का वह समय जिस में लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हो सका। और इस दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं है। इस कारण यह आद्य इतिहास अथवा प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आज हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र था वह जिस क्षेत्र में विस्तृत थी उस पर बात करेंगे। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या तात्पर्य है? भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान वाले भूभाग में विस्तृत क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो ये भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, कहां कहां विस्तृत थी? इंडिया, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान। ठीक है, अब इसके भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो यह विषम चतुर्भुजाकार आकृति में विस्तृत थी। विषम चतुर्भुजाकार आकृति मतलब इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो भूभाग था वह विषम कोण चतुर्भुज आकृति में विस्तृत था, जो निम्न प्रकार विस्तृत रहा। ठीक है, जो इसका विस्तार क्षेत्र था ये इन तीनों देशों में इस प्रकार विस्तृत रहा। अगर इसके सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था वह था सुतकागेंडोर। क्या नाम है इसका? सुतकागेंडोर। ठीक है, सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र था और यह कौन सी नदी पर स्थित था? दाश्क नदी पर स्थित था। कौन सी नदी पर स्थित था? दाश्क नदी पर स्थित था। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी स्थल के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो सुतकागेंडोर। कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में। और किस नदी पर स्थित है? तो दाश्क नदी पे। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो यह यूपी में स्थित आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर स्थित है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की अगर बात की जाए तो मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पे। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में आता है और यह चिनाब नदी पर स्थित है। और सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र स्थित दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो किस नदी पर स्थित है? प्रवरा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? प्रवरा नदी पर स्थित है। ठीक है,
ये इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो परवरा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर स्थित है। और सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान का सूतकागिन-डोर, जो दाश्क नदी पर स्थित है। इनमें से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है या सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, अथवा इनमें से किसी पर भी पूछा जा सकता है कि दैमाबाद कौन सी नदी पर स्थित है या मांडा किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अब इसके विस्तार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब इसके आलमगीरपुर से सूतकागिन-डोर के बीच की जो दूरी है वह 1600 किलोमीटर के लगभग है, जबकि मांडा से लेकर दैमाबाद के बीच की जो दूरी है वह 1400 किलोमीटर के लगभग है। प्रारंभ में जब इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ में जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया तो यह 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थी। ठीक है, जब इसकी प्रारंभिक खुदाई हुई तो उन क्षेत्रों को मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल था 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि वर्तमान में यह क्षेत्र बढ़ के 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, अभी भी पुरानी किताबों में ये 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर ही दिखाया जाता है, लेकिन जब हम भारतीय पुरातत्व विभाग की साइट पर जाके देखते हैं तो इसका वर्तमान में विस्तार क्षेत्र 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में समुद्री क्षेत्रों में भी कई जगह पे खुदाई संपन्न हो रही है, जिसके कारण इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता के बारे में हमें किस प्रकार पता चला, किसके द्वारा सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार 1826 में चार्ल्स मैशन नामक एक व्यक्ति के द्वारा हड़प्पा स्थल को देखकर कहा गया कि यह सिकंदर कालीन कोई शहर है। सिकंदर कालीन कोई शहर है। ठीक है, चार्ल्स मैशन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनके द्वारा बताया गया कि यह सिकंदर कालीन कोई शहर है। वह भी यह अनुमान नहीं लगा सके कि यह भारत ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। ठीक है, दूसरी बार 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी, लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो उस दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में और पक्की ईंटें खुदाई के दौरान मिली। इन ईंटों का प्रयोग बर्टन बंधुओं ने रेलवे ट्रैक को बिछाने में काम में लिया, लेकिन इनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं की गई। 1873 में कनिंघम द्वारा एक बार पुनः हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया और इन्होंने इसे किसी राजा का भव्य महल या राजा का घर करार दिया। क्या कहा कि हड़प्पा किसी राजा का घर रहा होगा। ठीक है, किसने कहा? कनिंघम ने। ठीक है, कनिंघम का भारतीय पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से जो योगदान रहा, उसी के चलते कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक अथवा भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है।
किसको? कनिंघम को। क्यों कहा जाता है कि कनिंघम का प्रारंभिक योगदान सर्वाधिक रहा था भारतीय पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से? इन्हीं के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इस कारण कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी हड़प्पा का या सिंधु घाटी के किसी अन्य स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया। इन तीनों ने इसकी ओर ध्यान तो दिया, लेकिन ध्यान एक बार देखा, लेकिन इस पर किसी प्रकार की खुदाई प्रारंभ नहीं की। अपने अपने अनुसार इन्होंने अनुमान लगाया कि किसी ने कहा ये सिकंदरकालीन शहर होगा, किसी ने कहा ये किसी राजा का घर होगा, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार की खुदाई शुरू नहीं की गई। पहली बार अगर खुदाई की बात की जाए तो 1920-21 में माधव स्वरूप MS वत्स तथा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई और इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो पहली बार उत्खनन किसके द्वारा शुरू किया गया? MS वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा। किसका? हड़प्पा का 1920-21 में। अगर ये पूछा जाए पहली बार हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने उपलब्ध करवाई, तो किसने कराई? चार्ल्स मैसन ने। लेकिन खुद उत्खनन किसने प्रारंभ किया? MS वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों का एक क्रमिक उत्खनन प्रारंभ हो गया। एक के बाद एक अन्य स्थलों के उत्खनन कार्य प्रारंभ हो गए। 1920-21 में दयाराम साहनी और MS वत्स की जो रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को भेजी गई, उसी के आधार पर जॉन मार्शल, कौन? जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा इसे लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में छापा गया और इसी के साथ यूरोप को पहली बार भारत की सभ्यता के बारे में पता चला। जो यूरोप या जो ब्रिटेन अब तक हमें असभ्य करार दे रहा था, उन्हें पता चला कि भारत में कोई इतनी प्राचीन और सभ्य सभ्यता भी रही थी। जिस समय ब्रिटेन अंधकार के युग में था, उस समय में भी भारत एक सभ्य राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके नामकरण की, कि सिंधु घाटी का नामकरण किस प्रकार हुआ, तो आप सभी को ज्ञात होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हम मुख्यतः 3 नामों के से जानते हैं। पहला हड़प्पा की सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, इसके नाम को लेकर 3 मत रहे। पहला हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये 3 नाम क्यों रखे गए? ठीक है, अगर इन 3 अलग अलग नामों की बात की जाए कि इनमें से सबसे सही कौन सा है, ठीक है, या ये तीनों ही सही हैं, तो इन तीनों नामों को अलग अलग दृष्टिकोण से सही माना जा सकता है। ठीक है, क्यों माना जा सकता है? कि हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा गया? कि जो पुरातत्व विभाग होता है, उसका एक नियम है कि किसी भी सभ्यता का वह स्थल जो सबसे पहले खोजा गया था, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, इस पुरातत्व विभाग के इस नियम के आधार पर इसका नाम क्या हो गया था? हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल थे वो किस पे? सिंधु नदी पे। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ।
ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, जो इसकी सहायक नदियां थी ना, जैसे मोहनजोदड़ो यहाँ आता है, हड़प्पा यहाँ आता है रावी के तट पर, ठीक है, चन्नूदड़ो इस तरफ सिंधु घाटी पे, सिंधु नदी पे आता है। तो ये जो प्रारंभिक इसके स्थल थे ये किस पे, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों अर्थात सिंधु की अपवाह क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाए गए, खोज की गई। इस कारण इस घाट इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तीसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि इस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय यहाँ पर सरस्वती नदी, कौन सी नदी, सरस्वती नदी भी बहती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी का कोई सबूत नहीं है, अब सरस्वती नदी नहीं बहती है, लेकिन अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सरस्वती नदी भी बहती थी। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया, ठीक है। तो ये इसके भौगोलिक क्षेत्र, विस्तार और इसके नामकरण की बात हुई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके काल निर्धारण तथा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। धन्यवाद।